द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। कैसे हो विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल। विद्यार्थियों, दुनिया चाहे कितना भी आपको हारा हुआ माने, लेकिन आप कभी भी अपनी नज़रों में हार मत मानना। किताबों से पढ़ा ज्ञान कैरियर बनाता है, और बिना किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो ज़िंदगी जीना सिखाता है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। औकात से ज़्यादा यदि बिना मेहनत के मिल जाए तो आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। हमारी गलतियां हमारी पीठ की तरह हैं जो सिर्फ औरों को दिखती हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान होता है। तो फिर आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली आगे की कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ही खास होगा आपके लिए, जो कि अव्यय प्रकरण के ऊपर आधारित है। सामान्य हिंदी व्याकरण भाग का महत्वपूर्ण ये विषय है, और सेशन को पूरी तरीके से वॉच करिएगा। हम पहले प्रश्न के साथ में जुड़ते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है विद्यार्थियों? तो यह है आपका क्रिया विशेषण, धीरे धीरे जो काम कर रहा है। फिर है राधा कल आएगी, वाक्य है ये किस प्रकार का? क्रिया विशेषण वाक्य। फिर है आज वह धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? तो यह है आपका क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जब पुत्र ठीक में अव्यय शब्द कौन से हैं? तो इसमें जब और ठीक ये दोनों अव्यय हैं। फिर है अरे, हाय तथा नगर में अव्यय कौन से हैं? अरे तथा हाय ये अव्यय हैं हिंदी के। फिर है अगला, वो घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, पिताजी बाहर गए हैं, ये वाक्य उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का, यानी किसी स्थान पे गए हुए हैं। फिर अगला है तीर, पाप, कनक तथा आलम में एकार्थी शब्द कौन सा है? तो वो है आपका पाप। फिर अगला क्वेश्चन है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो व्यय न हो उसे कहते हैं अव्यय। फिर अगला है लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है? उसे अव्यय कहते हैं। यानी लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे अव्यय कहते हैं। फिर है अव्यय शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द भी अव्यय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, किसमें मूल रूप में बने रहते, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी, अर्थात उसमें कोई विकार और परिवर्तन नहीं होगा। फिर है जब तब, धीरे धीरे, आह, अरे, इसलिए, चूंकि, अथवा, तभी, लेकिन, ये शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये सभी शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अव्यय के भेद कितने हैं? तो अव्यय के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। फिर है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वाक्य में धड़ाधड़ शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। फिर अगला है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अगला है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से
स्थित यानी स्थान दिशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। पहला है स्थितिवाचक, दूसरा है दिशावाचक, यानी एक स्थित का बोध कराएगा, दूसरा दिशा का बोध कराएगा। फिर अगला है यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर आदि शब्द, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर अगला है इधर, उधर, दाएं, बाएं, आर पार, ये शब्द क्या कहलाएंगे? दिशावाचक। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है आज, कल, परसों, नरसों, जब, तब, सतत, सर्व, नित्य, कभी, अब तक आदि, ये शब्द किस प्रकार के हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है विद्यार्थियों मात्रा। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, अतिशय, बहुत, खूब, अत्यंत, पूर्णतया आदि शब्द कैसे हैं? ये अधिकता बोधक क्रिया विशेषण। फिर है लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, अनुमानतः, ये शब्द कैसे हैं? अन्यूनता बोधक क्रिया विशेषण। फिर अगला है जितना, इतना, उतना, कितना, ये सब किस प्रकार के हैं? तुलनावाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ये किस प्रकार के शब्द हैं? श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण, यानी श्रेणी में विभाजित कर रहे हैं। फिर अगला है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी रीति का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है अचानक, फटाफट, एकाएक, धड़ाधड़, यथासंभव, ये किस प्रकार के शब्द हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया विशेषण शब्द। फिर है क्रिया विशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से निर्मित होता है यौगिक क्रिया विशेषण। अगला है संयुक्त क्रिया विशेषण एवं यौगिक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करने वाले भाषाविद कौन है? कामता प्रसाद गुरुजी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? स्थानीय क्रिया विशेषण। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें अत्यंत क्या है? क्रिया विशेषण है ये। अगला है तुम प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर अगला है मोहिनी तेज दौड़ती है, तेज क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय। फिर है हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इसमें पूर्वक शब्द में संबंध बोधक है कैसा? मौलिक संबंध बोधक अव्यय। फिर है आपका अगला, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, वाक्य में बिना शब्द यह किस प्रकार का है? संबंध बोधक अव्यय। अगला है प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। फिर है उसके बाद में ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों के पीछे लगते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। फिर है ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। फिर आपका है कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में भर शब्द है, क्या है ये भर? अनुबद्ध संबंध बोधक
अव्यय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द ये जो है क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है, समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहा जाता है? योजक। फिर है, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से? एक है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। फिर अगला है, तुम जाओगे या वो आएगा, यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का वाक्य है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयोजक समानाधिकरण अव्यय। अगला है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों में परस्पर विभाजन हो वे क्या कहलाएंगे? विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर अगला है, ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों में से पहले वाक्य का निषेध सूचित करें अथवा जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें क्या कहलाते हैं? विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर अगला है, जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य का समर्थन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला है, जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है कहलाता है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। फिर है, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे क्या कहा जाता है? संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है, जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य पहले वाक्य का स्वरूप अर्थ स्पष्ट हो वो क्या कहलाता है? स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, शाबाश, आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा आदि जो है शब्दों का जिसमें बोध हो क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर है, प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। कौन कौन से? 8 प्रकार हैं इसके। हर्ष, आश्चर्य, शोक, संबोधन, स्वीकार, तिरस्कार, अनुमोदन और विवशता। फिर अगला है, वाह वाह, आहा, जय आदि अव्यय किस प्रकार के हैं? हर्ष बोधक अव्यय। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, वाह, ऊह, हाहा, दैया रे, बाप रे आदि अव्यय किस प्रकार के हैं? ये सब शोक बोधक अव्यय। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ओहो, क्या आदि अव्यय ये किस प्रकार के हैं? तो ये हैं आश्चर्य बोधक। फिर अगला क्वेश्चन है, अजी, अरे, लो आदि अव्यय किस प्रकार के हैं? संबोधन कारक। फिर अगला है, हाँ जी, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा आदि अव्यय कैसे हैं? स्वीकार बोधक। फिर है, छिह, अरे, दुर, थू थू, चुप, हट आदि अव्यय किस प्रकार के हैं? तिरस्कार बोधक। फिर अगला है, काश, कदाचित, हे भगवान ये किस प्रकार के हैं? विवशता बोधक अव्यय। अगला है, ऐसा मानो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ये कैसा अव्यय है? स्वरूप बोधक। अगला क्वेश्चन है आपका,
वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। में रीतिवाचक अव्यय क्या है? धीरे धीरे। फिर अगला क्वेश्चन है, तुम आओगे अथवा शाम आएगा, वाक्य में अव्यय कैसा है? ये विकल्प बोधक अव्यय है। वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इसमें किस प्रकार का अव्यय है? कारणवाचक अव्यय। फिर अगला है, अवनीश बहुत खाता है, में बहुत शब्द है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में है, जब अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के साथ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? निपात। फिर है, ही भी तक तो मत ना हाँ जी जी हाँ क्या जी नहीं नहीं भर केवल पर मात्र सा जैसा इत्यादि, ये सब क्या हैं? निपात हैं। उसके बाद में अगला है, जब तब अभी उधर वहाँ इधर कब क्यों वाह आह ठीक अरे और तथा एवं किंतु परंतु बल्कि इसलिए अतः अतएव चूंकि इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सब आपके हिंदी के अव्यय हैं। अब हम लोग जो है काल प्रकरण से प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं काल। काल के भेद कितने हैं? भूतकाल, वर्तमान काल यानी भविष्य काल, अर्थात इसके प्रमुखता से 3 भेद हैं। फिर अगला है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय यानी कि अतीत में संपन्न हुए कार्य का बोध हो तब क्या कहते हैं? कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा, अर्थात जिसमें कार्य संपन्न हो चुका है। फिर अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतुमद, भूत। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो परंतु समय का बोध ना हो वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। फिर अगला है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है तो क्या कहा जाएगा? आसन्न भूत। फिर अगला है, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है क्या कहलाता है? पूर्ण भूत। फिर है, क्रिया के जिस रूप से पूर्ण होने की जानकारी न प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूत। फिर अगला है आपका, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो वो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूत। फिर है, हेतु हेतुमद भूत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कारण। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिया होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करना कहलाता है हेतु हेतुमद भूत। फिर अगला है, वे आए थे, वाक्य में काल कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में सूचित हो, निकट, तो वो क्या कहलाता है? आसन्न भूत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूत है। आ रहे थे यानी अभी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। अगला है, सीता सो रही थी, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूत है, यानी अभी जगी है कि नहीं जगी है ये निश्चित नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। अगला है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वाक्य में यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य हुआ था या नहीं, यानी जब संदेह बना रहेगा तब क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल।
अगला है वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो, तब क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का वाक्य या पूर्ण भूतकाल। फिर अगला है रहा था, रही थी, रहे थे, ये प्रयोग होता है कहाँ पर, अपूर्ण भूतकाल में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, संभाव्य काल है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, शाम तक आएंगे कि नहीं आएंगे, संभावना व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पे। फिर है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, निरंतरता मतलब लगातार कार्य हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। फिर अगला क्वेश्चन है वह आई थी तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वाक्य में काल कौन सा है, तो इसमें है संभाव्य वर्तमान काल। अगला है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, इस पर संदेह ना हो, क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान। अगला है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी हो रही हो क्या कहलाती है, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। अगला है तुम बैठो मैं अभी आया। वाक्य में काल कौन सा है, वर्तमान काल है। अगला है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। फिर है जो क्रिया अभी हो रही है वो क्या कहलाती है, अपूर्ण वर्तमान, यानी अभी हो रही है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है। वाक्य में काल कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। अगला है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी। वाक्य में प्रयुक्त काल कैसा है, सामान्य वर्तमान काल। फिर है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय यानी भविष्य में होने वाला है, क्या कहलाता है, भविष्यत काल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना या किसी कार्य के होने पर निर्भर करे, क्या कह रहा है, निर्भर करे, तो क्या कहलाता है, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। फिर अगला है क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। फिर अगला है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो वो क्या कहलाता है, उसे काल कहते हैं, काल माने समय। फिर अगला है कल तापमान अधिक होगा। वाक्य में काल कौन सा है, भविष्य काल, यानी कल होगा, भविष्य में। फिर है व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, समय। अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अगला है वाक्य में जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए भविष्य में तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो वाक्य में ये जो दिया गया है इसमें कौन सा काल है, संभाव्य भविष्य काल, यानी कल के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर अब हम सभी लोग वाच्य को जानेंगे। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। इसमें वाक्य कैसा है, मिश्र यानी मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। वाच्य के भेद कितने हैं, 3 भेद होते हैं। अगला है उससे पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में वाच्य योजना कैसी है, भाई ये भाववाच्य का वाक्य है, नहीं लगा हुआ है,
यानी नहीं पढ़ने का भाव आ रहा है। फिर अगला है मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। संरचना के आधार पर ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। फिर अगला है मैंने रमेश को मारा था। ये कैसा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल का। अगला है मुझसे भागा नहीं जाता। इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं भागने का भाव है, अर्थात ये भाववाच्य का वाक्य है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला है भाववाच्य का उदाहरण है लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। यहाँ भी नहीं लगा हुआ है। फिर अगला है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। इसमें और संयोजक अवयव लगा हुआ जिससे 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। फिर अगला है संयुक्त क्रियायुक्त वाक्य है तुम यहाँ आ जाओ। अगला है मनोज पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में वाच्य कैसा है? कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य वहाँ होता है जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। फिर अगला है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर है जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। अगला है कर्तृवाच्य में प्रायः कर्ता के अनुसार क्या होता है? लिंग और वचन लगते हैं। अगला है कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होती है? अकर्मक और सकर्मक, अर्थात दोनों प्रकार की। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चा खेलता है। ये वाक्य किस प्रकार का है? कर्तृवाच्य का। अगला है शिवानी पत्र लिखती है। ये वाक्य है कर्तृवाच्य का। फिर अगला है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, यानी जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। अगला है कर्मवाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है सकर्मक क्रिया। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अगला है पत्र लिखा जाता है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हाथी द्वारा केला खाया गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगला है जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। फिर है नकारात्मक या निषेध प्रकट करने वाला वाच्य कौन सा होता है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है भाववाच्य में प्रायः क्रिया प्रयुक्त होती है अकर्मक क्रिया होती है। अगला है शीला से खाया नहीं जाता। एक ऐसा वाच्य है, भाववाच्य का वाक्य है। अगला है यहाँ पढ़ा नहीं जाता। ये किस प्रकार का वाच्य है? तो यहाँ पर भी भाववाच्य है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। अब चला जाए वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। फिर है श्याम को पुस्तक पढ़नी है। वाक्य में वाच्य कैसा है? कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। मैं खाता हूँ, वाक्य में वाच्य कैसा है? कर्तृवाच्य है। फिर है मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होगा? मुझसे खाया नहीं, मुझसे खाया जाता है। फिर अगला है धूप में नहीं चला जाता है। वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। अगला है उन लोगों से आज खेला नहीं जाता है। वाच्य कौन सा है? तो ये भाववाच्य है। फिर अगला है मरम बचन जब सीता बोला में वाच्य कौन सा है? तो ये कर्मवाच्य है यहाँ पर। फिर अगला है पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में जो है वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है आपका तोते से उड़ा नहीं जाता है। इसमें वाच्य कौन सा है? तो ये भाववाच्य का वाक्य है। फिर अगला है मोहन से चला नहीं जाता है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये भी जो है भाववाच्य का
वाक्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अव्यय और वाच्य यानी कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य इत्यादि से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी ने देखा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कई सारे प्रश्न यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में बनेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए। यही हमारे लिए आपका प्यार होता है, जो ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ा रहा है, जिसके कारण आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।